पीटीटी की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपकी इस चैनल सिवाय क्लासेज में। आज यह पीटीटी से संबंधित शिक्षण अभिरुचि का हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 31 से 60 तक प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तरों को समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न देखे हैं और उनके उत्तरों को समझा है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 31वां प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, यानी छात्रों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, दूसरा सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, और द है उनको धन देकर। धन देकर नहीं किया जा सकता, तो बाकी जो ऑप्शन हैं उनमें से आप देख के बताएं। इसमें सही उत्तर आपके होगा ऑप्शन अ, अच्छी शिक्षण सुविधा देकर आप उनमें सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न 32वां। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, यानी कि यदि आप नेता हैं, समूह के नेता हैं, तो आप अपना सफल नेतृत्व कब दे सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यदि समूह का नेता सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो या फिर धनी हो। तो इसमें से सफल नेतृत्व के लिए क्या जरूरी है? धनी होना जरूरी नहीं है। बाकी जैसे 3 ऑप्शन है तो अच्छे ऑप्शन हैं, उनमें से यदि बात करें तो इसमें सही उत्तर होता है आपके गंभीर हो। यदि कोई समूह का नेता अपने कार्य को लेकर गंभीर है तो वह तभी सफल हो सकता है। 33वां प्रश्न है आपके लिए, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। एक अध्यापक के तौर पर आपके सामने विषय वस्तु आ जाती है जटिल तथा कठिन, तो ऐसी विषय वस्तु का आप शिक्षण कैसे करवाएंगे? छात्रों के अनुसार कराएंगे, खंडों में कराएंगे, या बाद में रखेंगे उनको, या फिर बीच बीच में उनको करवाते रहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ब, खंडों में। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु को टुकड़ों में बढ़ाना चाहिए, हमेशा बांट बांट कर। आगे देखते हैं 34वां प्रश्न। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने के लिए सर्वोत्तम साधन है, यानी वर्तमान जो समाज है उसमें बुराइयां व्याप्त है, उसका आपको अध्ययन करना है। तो आप कैसे अध्ययन करेंगे? छात्रों से संपर्क करेंगे, अभिभावकों से संपर्क करेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे, या फिर पुस्तक अध्ययन करेंगे कि जैसे कोई पुस्तक लिखी हुई है आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें सर्वोत्तम साधन की यदि बात करें तो आप सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे, समाज पर सर्वे करेंगे कि यदि कोई बुराई है तो उसका कारण क्या है, समाज में वो किस वजह से आई है। क्योंकि छात्रों में यदि कोई बीमारी आती है, बुराई आती है, तो मान के चलो कहीं ना कहीं वह समाज में व्याप्त है। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। एक इफेक्टिव जो डिसीजन है वह किस पर डिपेंड करता है? नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर, दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो इसमें सही उत्तर मानेंगे दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर आपका प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। 36वां प्रश्न है आपसे संबंधित। अक्सर क्रोध आता है जब लोग, यानी कि आपको क्रोध क्यों आता है उसका कारण बताना है। यहाँ आपका चाहे उत्तर जो भी हो, लेकिन आपको हमेशा सकारात्मक रहना है और उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। जैसे पहला शब्द ऑप्शन है मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो इसमें सही उत्तर मानेंगे ऑप्शन सा, किसी निर्दोष को जब यदि दोष देते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे अक्सर क्रोध आ जाता है। 37वां प्रश्न है शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है। आपको शिक्षा में सुधार करना है, आप किस प्रकार सुधार करेंगे, या प्रशासन जो है वह सुधार करना चाहता है, सरकार सुधार करना चाहती है, तो वह किस प्रकार शिक्षा में सुधार करेगी। प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके, या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। इसमें आपको सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह आपको बताना है। और इस प्रकार यदि हम 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें द वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि आपको शिक्षा में सुधार करना है तो आप सबसे पहले श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। भले ही आपकी शिक्षा पद्धति कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपके शिक्षक यदि श्रेष्ठ नहीं हैं
तो आपकी जो शिक्षा सुधार वाली बात है वह धरातल पर उतर नहीं पाएगी। हम देखते भी हैं गवर्नमेंट बहुत सारे रुपए खर्च करती है, लेकिन अध्यापक जो है वो यदि पढ़ा नहीं रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। 38वां प्रश्न देखते हैं। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि, मान लीजिए आपने बच्चों को पाठ पढ़ा दिया लेकिन कुछ विद्यार्थियों को पाठ समझ में नहीं आ रहा है, तो अध्यापक क्या करेंगे? एक अध्यापक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, दोबारा समझाएं, अगला पाठ शुरू कर दें कि आपने अपनी तरफ से पढ़ा दिया लेकिन बच्चों को समझ आया नहीं आया इसके आप गारंटी नहीं लेते हैं और अगला पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और प्रधानाध्यापक से आप बात करेंगे कि बच्चों को पाठ समझ नहीं आ रहा है, सारे बच्चे कमज़ोर हैं और प्रश्न पूछें। तो इसमें से ब ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता और दय का कुछ कहें तो हो सकता है। तो इसमें सबसे जो श्रेष्ठ उत्तर है वह अ होगा, दोबारा समझाएं। कि यदि बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो आप, यदि जैसे 50 बच्चे हैं और 50 में से 30 बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पढ़ाने में कहीं ना कहीं कोई कमी है, तो आपको पाठ को दोबारा पढ़ाना जरूर चाहिए। यदि 2-4 बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो आप उनको अलग व्यक्तिगत रूप से उनको समझा सकते हैं। 39वां प्रश्न देखते हैं हम। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे हैं जैसे जो वस्तुएं चुरा लेते हैं अन्य विद्यार्थियों की, अपने सहपाठियों की, तो आपको इस आदत को छुड़ाना है, आप क्या करेंगे? दुष्परिणाम बताने चाहिए कि आप ये बताएंगे कि बेटा चोरी करने के नुकसान होते हैं तो चोरी नहीं करनी चाहिए, उदाहरण देकर समझाएंगे अन्य व्यक्तियों के, सज़ा देंगे आप, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा आपका? देखते हैं उत्तर अब। इसमें सही उत्तर होगा अ, दुष्परिणाम बताने चाहिए। आप पहले उसको अवेयर कर देंगे कि ये जो चीज़ आप कर रहे हो आपके भविष्य में ये है, आपको नुकसान देने वाली है, तो आप इसको छोड़ दें। देखते हैं 40वां प्रश्न। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, आप विषय का चयन करने वाले हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी बात, विद्वता की ज़रूरत है, शैक्षिक निर्देशन की ज़रूरत है, व्यावसायिक निर्देशन की ज़रूरत है और छात्रों की इच्छा की ज़रूरत है। तो इसमें उत्तर होगा शैक्षिक निर्देशन की ज़रूरत है। विषय चयन करना है, शैक्षिक निर्देशन आपके लिए ज़रूरी है। 41वां प्रश्न है। अध्यापकों को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आप एक अध्यापक हैं और आपको अध्यापक को देश विदेश की घटना की यदि जानकारी प्राप्त होती है तो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होती है? इतिहास की पुस्तकों से प्राप्त होती है, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से और विश्व भ्रमण से। देखिए विश्व भ्रमण से प्राप्त हो सकती है लेकिन हर अध्यापक के लिए, हर व्यक्ति के लिए विश्व भ्रमण करना संभव नहीं है। तो इसमें आप सही उत्तर हमारे समाचार पत्रों से, यह आपके सही उत्तर होगा। अभी हमने 41 प्रश्न किए हैं और 60 प्रश्न तक आज हमें करने हैं। बैलेंस का प्रश्न देखिएगा। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि आप क्या करेंगे? पढ़ाते समय छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, उनका सक्रिय सहयोग लें, एक्टिव रखें उनको। छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, उनको निष्क्रिय रख दें, बोलने नहीं दें, केवल आप बोलें। छात्रों पर कोई ध्यान न दें, वो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप बस अपना काम करते रहें। और छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। तो आप इनमें से क्या करेंगे? इनमें से आप करेंगे छात्रों को सक्रिय सहयोग का प्रयास करेंगे। यदि आपके एक्टिव हैं, सुन रहे हैं आपको, तो मान के चलिए कि आप अच्छे शिक्षक हैं। यही अच्छे शिक्षकों की निशानी है कि सारे के सारे विद्यार्थी उसकी बातों को सुन रहे हैं, सक्रिय हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये आप आ वाला ऑप्शन इसमें सही मानेंगे। 43वां प्रश्न देखते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, आपको मोटिवेट करना है छात्रों को, आप क्या करेंगे? हमेशा अपने छात्रों की सराहना करेंगे। तो रोज़ाना सराहना करना भी कहीं ना कहीं मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट भी कर देता है। हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करेंगे, यह नेगेटिव बात हो जाती है यहाँ पर। और विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें। अपनी बुद्धि से आप कभी आलोचना करेंगे और कभी कभी उनकी सराहना भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। ऐसी टिप्पणियों को दे जो नई सराहना और नई आलोचना इंगित करते हैं। तो इसमें सही उत्तर मानेंगे स, यानी कि आप आवश्यकता होने पर प्रशंसा भी करेंगे और उनकी आलोचना भी करेंगे। दोनों ही जरूरी है एक शिक्षक के लिए, विद्यार्थियों के लिए। 44वां है। कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए, आप पढ़ा रहे हैं, एक छात्र ने प्रश्न पूछा है, आप क्या करेंगे? उससे तत्काल सही जवाब दें।
जैसे प्रश्न पूछा आपने उसका उत्तर बता दिया। छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें। हो सकता है कि आपके पास समय कम हो, कालांश के बाद आने के लिए आप उसे कहेंगे। कोई ध्यान न दे और अपने शिक्षण को जारी रखें कि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने अनसुना कर दिया कि पूछ रहा है तो पूछ रहा है, हमें उत्तर बताना नहीं है और आप बस पढ़ाते जा रहे हैं। उसे डांटे और उसे कहे शिक्षण में बाधा उत्पन्न ना करें। तो मेरे विचार से द और स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब बात रहती है और बस और बाकी, तो इसमें सही उत्तर होगा अ, उसे तत्काल से जवाब दें। मान लीजिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे बच्चे ने प्रश्न पूछा और आपको उत्तर ही नहीं पता है, क्योंकि कई बार बच्चे भी जटिल प्रश्न पूछ लेते हैं। तब आप क्या करेंगे? तब आपके लिए तत्काल उत्तर देना संभव हो ही नहीं पाएगा। तब आप उससे कहेंगे कि थोड़े समय बाद ये जो कालांश के बाद आने वाली बात है वहाँ आप ये लागू कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप ये ब वाला ऑप्शन मानते हैं तो आपको 2 अंक यहाँ पर ज़रूर प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं हम 45वां प्रश्न। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है। कक्षा में यदि शिक्षक जा रहा है तो उसका मूल कर्तव्य, मूल ड्यूटी क्या है, मूल जिम्मेदारी क्या है? कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। द को कट कर दीजिए, बा को कट कर दीजिए और स को देखिए। कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना। तो इनमें से सही उत्तर आपके होगा अ, कक्षा में अधिगम को पढ़ाना। शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है पढ़ाना और केवल पढ़ाना, बाकी सारे कर्तव्य गौण है इसके आगे। 46वां, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। एक कक्षा शिक्षक है और वह चाहता है कि मेरे छात्र मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार करें। आप एक शिक्षक के तौर पर अपने छात्रों से कैसे व्यवहार की उम्मीद करते हैं, यह आपको बताना है। बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार, जो बुद्धिमान छात्र हैं उनसे आप अधिक प्यार करेंगे। गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, आप उनसे दूर रहेंगे गरीब छात्रों से। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करेंगे और छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करेंगे। तो इसमें सही उत्तर होगा स, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करेंगे। एक शिक्षक के लिए सभी छात्र उसके लिए समान होते हैं। शिक्षकों को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि, शिक्षक को हम गाइड क्यों मान सकते हैं, एक गाइडर क्यों कहते हैं मार्गदर्शक, उसके क्या कारण हैं? उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है, वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है। तो इसमें उत्तर होगा अ, उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की क्षमता है। 48वां देखते हैं, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए। जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वह किसके द्वारा मुख्य रूप से करवाया जाए? कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा यह बिल्कुल नहीं होगा। अनुभवी शिक्षकों द्वारा हो सकता है कुछ ये भी। युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा, प्रतिभाशाली कहा है, युवा प्रतिभाशाली, इसमें उत्तर होगा अ, कुशल भी हो और प्रशिक्षित भी हो, यानी उनका जो भी विषय है वह विषय उनको अच्छी तरह आता हो, उसके वे विशेषज्ञ हो और साथ ही साथ उनको पढ़ाने की ट्रेनिंग भी मिली हो। दोनों यदि चीज़ें हैं तो आप शिक्षक हैं। 49 में, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए, आप शिक्षक के रूप में मानव गुणों को विकसित करेंगे छात्रों में, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। हो सकता है ये आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। आप उन्हें लगातार बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे मानवीय गुणों के बारे में, और आप वर्तमान संदेश के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा अ, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए। यानी कि एक छात्र जो है अपने शिक्षक को एक आदर्श मानता है और जैसा आप करेंगे बच्चा भी वैसा ही करेंगे, इसलिए आप सही रहेंगे तो बच्चों में मानवीय गुण विकसित करने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप ही आपको देकर सीख जाएंगे। 25वां देखते हैं, छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में। छात्रावास वार्डन है का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में क्या करता है? इंटरेक्टिव जो है दोनों का, शायद वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, न वृद्धि करता है, न ह्रास करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वृद्धि करता है। अब देखते हैं 51वां प्रश्न, यदि विद्यालय में शिक्षक
शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या करेंगे। आपको लगता है कि विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव है तो आप क्या चीज़ करने वाले हैं, बिना सहायक सामग्री के शिक्षण करेंगे कि सहायक सामग्री नहीं है तो चलो कोई नहीं ऐसे पढ़ा देते हैं, इन सब की परवाह नहीं करेंगे, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो इसमें स वाला ऑप्शन सही रहेगा, स्वनिर्मित सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा कि यदि आप कुशल हैं, प्रशिक्षित हैं, तो आपको फिर कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि सामग्री का अभाव है तो भी आप स्वनिर्मित सामग्री का प्रयोग कर सकें, तो अपने टैलेंट को वहाँ पर दिखाने का आपका काम मिल जाता है। फिर समाज के लोगों को साक्षर बनाने के लिए आप निम्न में से कौन सा कार्य करेंगे। आपको समाज के लोगों को साक्षर बनाना है, विद्यार्थियों की बात नहीं है, समाज के लोगों की बात आ गई है अब। तो आप कौन सा कार्य करेंगे, आप करेंगे उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे, यहाँ साधारता है, साधारता नहीं साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, उन्हें स्कूल में आने के लिए कहेंगे, उन्हें शैक्षिक फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे, उन्हें ट्यूशन के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर बनता है अपने वह बनता है उनके लिए साक्षरता कार्यक्रम बनाएंगे तथा रात्रि कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, ऑप्शन ए। क्योंकि उनके लिए बच्चों के साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है और दिन में उन्हें समय मिल नहीं पाता है, काम पर जाते हैं, तो रात्रि कक्षाओं का आप रोजाना 1 या 2 घंटे आयोजन कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 53 में देखिए, एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पसंद करेगा। एक शिक्षक के तौर पर आपको कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है। मानसिक योग्यता की जो रीजनिंग की बुक आती है वह, गीता, सामान्य ज्ञान या शिक्षण की विद्या। तो यदि आप शिक्षक हैं तो भले मान लो आपको एक व्यक्ति के तौर पर गीता की पुस्तक अच्छी लगती हो, रीजनिंग अच्छी लगती हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना शिक्षक की बात करें तो शिक्षण की विद्या यह है, आप हमेशा ऑप्शन राइट मानेंगे, यही ऑप्शन आप परीक्षा में करके आएंगे। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में आप किसे पसंद करेंगे और क्यों। एक ही प्रश्न के अंदर 2 उत्तर आपको देने हैं। आपकी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आप उनमें से किसको पसंद करेंगे और उसको पसंद करने का आपका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है जो अमीर बाप का बेटा हो उसको पसंद करेंगे क्योंकि उससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, तो ये कट कर देते हैं, ये नहीं होने वाला है। जो पढ़ने में होशियार हो क्योंकि आपका नाम उज्जवल करेगा, में भी हो सकता है ये। जो किसी अधिकारी का पुत्र हो क्योंकि उससे आपके कई जायज़ नाजायज़ कार्य हो सकते हैं, कि अधिकारी का पुत्र है तो आप उससे पसंद करेंगे, हो सकता है कि वो आपके कार्य करवा दे। जो आपके मित्र का पुत्र हो क्योंकि मित्र आपका एहसान करेगा, तो ब वाला उत्तर इसमें सही मानेंगे। जो पढ़ने में होशियार है वह आपको ज़्यादा पसंद होगा। आपको क्यों, हर शिक्षक को पढ़ने वाला छात्र ज़्यादा पसंद होता है। 53वां प्रश्न देखते हैं, 55वां सॉरी। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा देने का जो कार्य है वह किसे करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का, सरकार के अधिकार में, गैर सरकारी समितियों के अधिकार में, सरकारी तथा प्राइवेट समितियों दोनों के। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सरकारी तथा प्राइवेट समितियों दोनों की। 56 नंबर देखते हैं, ये शायद पहले पाठ आ चुका है लेकिन थोड़ा अलग प्रकार के इसमें ऑप्शन हैं। छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ समझ में न आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उस पाठ को दोबारा पढ़ाएंगे, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, पत्रों को फिर पढ़ने के लिए कह देंगे, छात्रों की बातों को ध्यान देंगे। ऊपर देखिए एक ऐसा प्रश्न आया था जिसमें था कि उस पाठ को दोबारा पढ़ाएंगे और यहाँ है कि उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, तो ऑप्शन ब आप इसमें से मान सकते हैं। वैसे ज़्यादा ऑप्शन वाले इसमें अंतर नहीं है, वही प्रश्न मुझे लग रहा है, 1-2 ऑप्शन इसने इधर उधर कर दिए होंगे। 57वां प्रश्न देखिए, शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। शिक्षकों का मूल्यांकन जैसे विद्यार्थियों का शिक्षक करते हैं उसी प्रकार शिक्षकों का मूल्यांकन करना है, ये चेक करना है कि शिक्षक जो है वह अच्छे हैं या नहीं है, उनमें गुणवत्ता कैसी है। तो इसके लिए मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए, निरीक्षण अधिकारियों द्वारा। तो शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए यह हम बात कर रहे हैं, और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो क्या शिक्षार्थी उनका मूल्यांकन करेंगे, बिल्कुल उनके शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन होना चाहिए। अब यह वाली बात आप समझिए, कहते हैं ना कि एक शिक्षक की जो प्रशंसा है, अच्छा ही बुरे सारी विद्यार्थी कर देते हैं। आप विद्यार्थियों से पूछ लेना कि कौन से सर अच्छे हैं तो आपको बता देंगे। और जो अच्छे शिक्षक होते हैं
उनका रिजल्ट के माध्यम से और छात्रों के माध्यम से आपको पता भी चल जाता है। 58 नंबर है, आप किस स्तर की योग्यता के विद्यार्थियों को पढ़ाना पसंद करेंगे। आपके सामने अलग अलग प्रकार की योग्यता के विद्यार्थी आते हैं, तो आप किसको पसंद करेंगे? औसत योग्यता से अधिक वालों को, औसत योग्यता के, औसत योग्यता से कम को, मिश्रित योग्यता के। तो इसमें सही उत्तर होगा मिश्रित योग्यता के, क्योंकि कोई भी कक्षा होती है उसमें सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, मध्यम श्रेणी के भी होते हैं, निम्न श्रेणी के भी होते हैं। 59वां प्रश्न है, अच्छा अध्यापन किसका परिणाम है। आप अच्छा अध्यापन करवा रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्या आपकी अध्यापन ट्रेनिंग अच्छी हो रखी है, आपका अनुभव अच्छा है, आपका विषय वस्तु पर अधिकार और अच्छा संप्रेषण है, या बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार है? तो इसमें स वाला ऑप्शन सही होगा। विषय वस्तु पर आपका अधिकार है और आज का आपका अच्छा संप्रेषण है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, इसी कारण आप अच्छा अध्यापन कार्य करवा पा रहे हैं। 60वां प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, और कल की तुलना में थोड़ा कम ही समय लिया है मैंने आज। विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का क्या महत्व है। आप विद्यार्थियों को गृह कार्य देने उसका महत्व क्या है? इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है कि विद्यार्थी स्वयं पढ़ना सीख जाते हैं, स्वाध्याय की आदत पड़ती है। यह स्कूल के कार्य की पूर्ति करता है, यह खाली समय के सदुपयोग का अवसर प्रदान करता है, और यह विद्यार्थियों में जिम्मेदारी का एक एहसास पैदा करता है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वह हम सही मानेंगे। इसके द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की आदत पड़ती है। नहीं तो क्या कि विद्यार्थी केवल विद्यालय में पढ़ते हैं, घर पर जाकर नहीं पढ़ते हैं, और आगे जाकर जब वो उच्च कक्षा में आते हैं तब उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो स्वाध्याय नहीं कर सकते वह खुद नहीं पढ़ सकते, फिर उन्हें हमेशा कोई ना कोई पढ़ाने वाला चाहिए। तो आज का सेशन हम इस प्रश्न के साथ ही एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हो सकता है कहीं ना कहीं इनमें से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ भी जाए। पीटीटी के विद्यार्थियों के साथ ही बीएसटीसी के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी शिक्षा में अभिरुचि लगभग ऐसी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।